आज हम भारत के एक ऐसे रहस्यमयी दौर की बात करने वाले हैं जिसके निशान पूरे देश में बिखरे पड़े हैं। बड़े बड़े विशाल पत्थर जिन्हें देखकर लगता है कि इन्हें किसने क्यों और कैसे बनाया होगा। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें इसी महापाषाण संस्कृति या जिसे मेगालिथिक कल्चर कहते हैं उसकी दुनिया में ले जाते हैं। और आज हमारी कोशिश इन अकादमिक स्रोतों से सिर्फ तथ्य निकालना नहीं है, बल्कि उन पत्थरों के पीछे छिपे समाज, उनकी सोच और उनकी कहानी को समझने की है। बिल्कुल। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये महापाषाण शब्द सुनने में बड़ा भारी लगता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा है। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, मेगास यानी बड़ा और लिथोस यानी पत्थर। अच्छा, मेगास और लिथोस। हाँ, तो महापाषाण का मतलब हुआ बड़े पत्थरों से बनी संरचनाएं। लेकिन ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये असल में प्राचीन समाधियां या स्मारक हैं। ये लोग अपनी बस्तियों से दूर पहाड़ी या चट्टानी इलाकों में अपने मृतकों के लिए ये स्मारक बनाते थे। और ये किस दौर की बात है? क्या ये पाषाण काल मतलब स्टोन एज के लोग थे? नहीं, यहाँ पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। नाम में पाषाण होने के बावजूद ये संस्कृति मुख्य रूप से लौह युग यानी आयरन एज से जुड़ी है। आयरन एज मतलब जब लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया था। जी, ये वो दौर था जब इंसान ने लोहे का इस्तेमाल करना सीख लिया था और इस एक खोज ने कह सकते हैं सब कुछ बदल दिया था। इस संस्कृति की एक और पहचान है जो लगभग हर जगह मिलती है, एक खास तरह के मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन। हाँ, ये ऊपर से काले और अंदर से लाल रंग के होते हैं, जिन्हें पुरातत्वविद ब्लैक एंड रेड वेयर या BRW कहते हैं। ये एक तरह से इस संस्कृति का सिग्नेचर स्टाइल था। मतलब बड़े पत्थर, लोहे के हथियार और ये काले लाल बर्तन, ये तीन चीजें जहां मिलें, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम महापाषाण काल के लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन इन समाधियों पर सबसे पहले ध्यान किसका गया? मुझे लगता है कि इनकी खोज की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। ये कहानी शुरू होती है ब्रिटिश काल में। 1850 के दशक में कर्नल मीडोज टेलर जैसे ब्रिटिश अधिकारी, मीडोज टेलर। जी, जो दक्षिण भारत में तैनात थे, उन्होंने कर्नाटक के शोरापुर दोआब में इन अजीबोगरीब पत्थर की संरचनाओं को देखा और उन पर लिखना शुरू किया। उन्होंने ही दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचा। इसके बाद अलेक्जेंडर री जैसे लोगों ने तमिलनाडु के आदिचनल्लूर जैसी जगहों पर खुदाई की। आदिचनल्लूर, यहाँ क्या मिला था? यहाँ हजारों की संख्या में मिट्टी के कलश मिले जिनमें अस्थियां रखी हुई थीं। लेकिन सिर्फ चीजें खोज लेना तो काफी नहीं होता। हमें ये कैसे पता चला कि ये कितनी पुरानी है? आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। 1947 में सर मॉर्टिमर व्हीलर ने कर्नाटक के ब्रह्मगिरी में एक ऐसी खुदाई की जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने स्तरीकरण यानी स्ट्रैटिग्राफी का इस्तेमाल किया। स्तरीकरण, ये तो मैंने सुना है। मतलब मिट्टी की परतें, जो परत जितनी नीचे वो उतनी ही पुरानी, है ना? एकदम सही। व्हीलर ने मिट्टी की परतों के हिसाब से मिली चीजों को क्रम में जमाया। उन्होंने दिखाया कि सबसे नीचे नवपाषाण काल की परत है, उसके ऊपर महापाषाण काल की परत, जहां लोहे के औजार और वो काले लाल बर्तन मिले होंगे। बिल्कुल, और सबसे ऊपर शुरुआती ऐतिहासिक काल की परत। ये पहली बार था जब इस संस्कृति को भारतीय इतिहास में एक पक्की जगह मिली। तो व्हीलर का काम एक तरह से गेम चेंजर था। जी हाँ। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। स्तरीकरण तो ये बताता है कि एक चीज दूसरे से पुरानी है। इससे हमें 1000 ईसा पूर्व जैसा सटीक साल कैसे पता चला? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, व्हीलर ने एक ढांचा तैयार किया। उस ढांचे को भरने का काम बाद की तकनीकों और दूसरे सुरागों ने किया। पहला तो है कार्बन डेटिंग, जिससे हमें जैविक चीजों की उम्र पता चल जाती है। ठीक है। दूसरा, हमें कुछ जगहों से रोमन सिक्के मिले हैं, जैसे कोयम्बटूर से सम्राट ऑगस्टस का सिक्का। ओह, इससे ये पक्का हो गया कि ये संस्कृति पहली सदी ईस्वी तक तो जरूर मौजूद थी और रोम के साथ व्यापार भी कर रही थी। और तीसरा सुराग? तीसरा सुराग हमें मिला प्राचीन तमिल साहित्य से। संगम काल की कविताएं जैसे मणिमेखले, उनमें मृतकों को दफनाने और उनके सम्मान में पत्थर खड़े करने की रीतियों का जिक्र है, जो हूबहू महापाषाण संस्कृति से मेल खाता है। इन सब को मिलाकर हम मोटे तौर पर 1000 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक का समय तय करते हैं। तो अब हमारे पास एक टाइमलाइन है। अब सवाल ये उठता है कि इस 1000 साल के लंबे दौर में ये लोग पूरे भारत में कर क्या रहे थे?
इनकी दुनिया दिखती कैसी थी? इसका जवाब हमें उन जगहों से मिलता है जहां ये अपने निशान छोड़ गए हैं। हाँ, और इन जगहों को सिर्फ भूगोल के हिसाब से देखने की बजाय अगर हम थीम के हिसाब से देखें तो एक ज्यादा दिलचस्प तस्वीर उभरती है। चलिए सबसे पहले चलते हैं महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में और मिलते हैं इन लोगों के योद्धाओं और इंजीनियरों से। योद्धा और इंजीनियर, ये तो दिलचस्प है। विदर्भ का माहोझारी इलाका देखिए। यहाँ एक कब्र में मृतक के साथ उसके घोड़े का पूरा कंकाल दफनाया गया है। घोड़े का कंकाल? जी, पूरा कंकाल। घोड़ा उस जमाने में स्टेटस सिंबल था, शक्ति का प्रतीक। जाहिर है ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि कोई बड़ा योद्धा या सरदार रहा होगा। यहीं से हमें सोने का मुकुट और तांबे के गहने भी मिले हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज मिली है एक इस्पात की कुल्हाड़ी। इस्पात, स्टील। हाँ, जिसमें 6% कार्बन है। आज के हिसाब से भी ये हाई क्वालिटी स्टील है। एक मिनट, मतलब वो लोग सिर्फ लोहा नहीं बल्कि स्टील बना रहे थे? ये तो बहुत बड़ी तकनीकी छलांग है। बिल्कुल। और वे इसे बनाते कैसे थे, इसका सबूत हमें पास की ही एक जगह नायकुंड से मिलता है। वहां लोहा गलाने की एक पूरी भट्ठी मिली है। वाह! तो ये लोग सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे कमाल के धातु शिल्पी भी थे जो अपनी तकनीक जानते थे। तो विदर्भ हमें एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जहां घोड़े पे चलने वाले स्टील के हथियार इस्तेमाल करने वाले योद्धा थे। अब कहां चलें? अब चलते हैं दक्षिण की तरफ, तमिलनाडु में, और देखते हैं कि ये लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी कैसे थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी? जी, यहाँ एक जगह है कोडुमनल। यह उस समय का एक तरह का इंटरनेशनल ट्रेड हब था। यहाँ कीमती पत्थर जैसे कि क्वार्ट्ज और बेरिल को तराशने और मनके बनाने की पूरी इंडस्ट्री थी। और ये मनके कहाँ जाते थे? सिर्फ भारत में नहीं बल्कि रोम तक जाते थे। हमें यहाँ से रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं। मतलब ये एक बंद समाज नहीं था, ये दुनिया से जुड़े हुए थे। और सिर्फ व्यापार ही नहीं, वे शायद लिखना पढ़ना भी जानते थे। अच्छा। कोडुमनल से मिले मिट्टी के बर्तनों पर तमिल ब्राह्मी लिपि पर नाम खुदे हुए मिले हैं। यहीं पास में एक और मशहूर जगह है, आदिचन्नल्लूर। ये एक विशाल कब्रिस्तान है जहाँ से हजारों अस्थि कलश मिले हैं। यहाँ से सोने के मुकुट और कांसे की बनी चीजों के अलावा भाले के अग्रभाग मिले हैं जिन्हें वेल कहते हैं। वेल? कई जानकार इसे भगवान मुर्गन की पूजा से जोड़ते हैं जो तमिल संस्कृति में एक प्रमुख देवता है। तो विदर्भ में योद्धा, तमिलनाडु में व्यापारी और शिल्पकार। खेतीबाड़ी का क्या? समाज तो आखिर उसी पर चलता है। उसके लिए हमें कर्नाटक चलना होगा। हल्लूर एक ऐसी जगह है जहां हमें नवपाषाण काल और महापाषाण काल के बीच का मतलब बदलाव का दौर दिखता है। बदलाव का दौर? हाँ, एक तरह का ओवरलैप। यहाँ से हमें रागी के दाने मिले हैं। रागी एक ऐसी फसल है जो कम पानी में भी उग सकती है। ये दिखाता है कि वे अपने पर्यावरण को समझते थे। लेकिन असली क्रांति कहीं और हुई। कहाँ? इसी दौर में दक्षिण भारत में पहली बार तालाबों से सिंचाई की व्यवस्था का प्रमाण मिलता है। तालाबों से सिंचाई? जी, ये एक छोटी बात नहीं है। तालाब बनाने के लिए पूरे समुदाय को मिल के काम करना पड़ता था, योजना बनानी पड़ती थी। इसका मतलब है कि समाज इतना संगठित हो चुका था कि वो बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकता था। और सिंचाई की गारंटी से तो खेती में क्रांति आ जाती है। बिल्कुल, जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होता है और यही अतिरिक्त अनाज एक जटिल समाज को जन्म देता है जिसमें योद्धा, पुजारी और शिल्पकार पल सकते हैं। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। ये सिर्फ पत्थर गाड़ने वाले लोग नहीं थे, ये तो एक पूरी सभ्यता की नींव रख रहे थे। लेकिन क्या ये संस्कृति हर जगह एक जैसी थी, जैसे केरल या उत्तर भारत में? नहीं, और यही इसकी खूबसूरती है। केरल में लैटेराइट चट्टानें बहुत हैं, तो वहां के लोगों ने जमीन के ऊपर संरचनाएं बनाने की बजाय चट्टानों को काटकर जमीन के नीचे गुफा जैसी समाधियां बनाई, जिन्हें रॉक कट केव्स कहते हैं। हाँ, उत्तर भारत में वाराणसी के पास ककोरिया जैसी जगहों पर महापाषाण तो मिले हैं पर लोहा नहीं मिला, तो शायद वो ताम्रपाषाण काल के हैं। वहीं इलाहाबाद के पास कोटिया में लोहा मिला है। यह दिखाता है कि यह विचार फैला, लेकिन तकनीक हर जगह एक साथ नहीं पहुंची। और पूर्वोत्तर भारत, वो तो बहुत दूर है। नागालैंड के ज़ियाखेन गुफा से जो सबूत मिले हैं वो बिल्कुल अलग है। वहां से आंवला और तुम्ब जैसे औषधीय पौधों के अवशेष और परिष्कृत चावल मिले हैं। मतलब हर इलाके का अपना एक अलग रंग था। जी, ये संस्कृति कोई एक जैसी नहीं थी,
बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों ने इसे अपनी जरूरतों और परंपराओं के हिसाब से ढाला था। ये तो सच में एक जटिल तस्वीर है। हमने उनके समाज, तकनीक और व्यापार की बात की। अब जरा उन संरचनाओं पर आते हैं जिनके लिए वो जाने जाते हैं। ये समाधियां दिखती कैसी थी? इनमें बहुत विविधता थी। आप इन्हें अलग-अलग डिजाइन समझ सकते हैं। सबसे आम है डोलमेन। डोलमेन। इसे आप प्रकृति की एक विशाल मेज समझिए। कुछ बड़े पत्थरों पर एक चपटा विशाल पत्थर टिका दिया जाता था। फिर था सिस्ट, जो जमीन के नीचे बना पत्थर का एक संदूक होता था, एक तरह का प्राचीन ताबूत। और वो अकेला खड़ा हुआ पत्थर जो अक्सर फिल्मों में दिखता है। उसे मेन्हेर कहते हैं। एक अकेला लंबा पत्थर जो आसमान की तरफ इशारा करता हुआ खड़ा मिलता है, शायद किसी खास व्यक्ति या घटना की याद में। और अर्न बरियल? हाँ, अर्न बरियल का तो हमने जिक्र किया ही, जिसमें बड़े मिट्टी के घड़ों में अस्थियां रखकर दफनाया जाता था। केरल में तो और भी अनोखे प्रकार मिलते हैं, जैसे छतरी के आकार का टोपिकल या सांप के फन जैसा कुडादकल। ये सब सुनने में कितना अलग अलग लगता है। ये दिखाता है कि ये कोई एक साम्राज्य नहीं था, बल्कि अलग अलग समूहों का एक महासंग्रह होगा, है ना? कह सकते हैं, जिनके अपने अपने रीति रिवाज थे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो इन पत्थरों का असली मतलब क्या है? इनका असली मतलब ये है कि ये सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं है। ये एक ऐसे जटिल समाज की कहानी है जो लौह तकनीक में माहिर था, जो तालाब बनाकर खेती कर रहा था और जो रोम तक व्यापार कर रहा था। ये सिर्फ जंगलों में रहने वाले कबीले नहीं थे। बिल्कुल नहीं, बल्कि एक संगठित समाज थे जिनकी अपनी मान्यताएं, सामाजिक संरचना और तकनीकी कौशल था। वे पुनर्जन्म या मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे, तभी तो अपने मृतकों के साथ रोजमर्रा की चीजें और हथियार दफनाते थे। और यहीं पर एक और कड़ी जुड़ती है जो इस कहानी को और भी बड़ा बना देती है। मैंने स्रोतों में अशोक के अभिलेखों का जिक्र देखा है। हाँ, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण कनेक्शन है। सम्राट अशोक अपने दूसरे और 13वें शिलालेख में अपने साम्राज्य के दक्षिणी पड़ोसियों का जिक्र करते हैं। चोल, पांड्या। जी, और साथ में सत्यपुत्र और केरलपुत्र। कई बड़े इतिहासकार मानते हैं कि ये सत्यपुत्र और केरलपुत्र कोई और नहीं, बल्कि इसी महापाषाण संस्कृति को बनाने वाले लोग या उनके सरदार थे। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये लोग मौर्य साम्राज्य के समकालीन थे और इतने शक्तिशाली थे कि अशोक को अपने शिलालेखों में उनका जिक्र करना पड़ा। जी, ये तो इस संस्कृति को सिर्फ एक पुरातात्विक घटना से उठाकर भारतीय राजनीति के मंच पर खड़ा कर देता है। बिल्कुल। ये हमें बताता है कि जब उत्तर में नंद और मौर्य जैसे साम्राज्य बन और बिगड़ रहे थे, तब दक्षिण में ये शक्तिशाली संस्कृति चुपचाप अपना इतिहास गढ़ रही थी। वे इतिहास के हाशिए पर नहीं थे, वे खुद इतिहास बना रहे थे। ये एक बहुत दिलचस्प विचार है जिस पर हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। ये सोचना कि ये विशाल थे, वे शायद उत्तर के महान साम्राज्यों के लिए अनजाने नहीं थे। उनका अपना इतिहास क्या था जो आज भी इन पत्थरों के नीचे और संगम साहित्य की पंक्तियों में दबा हुआ है, और कैसे उनकी बनाई नींव पर बाद में चोल और पांड्या जैसे महान साम्राज्यों का उदय हुआ। ये एक ऐसी कहानी है जिसके कई पन्ने अभी खुलने बाकी हैं।